घंटी तो जा रही है। हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो, जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले। आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? मायावती से मिले हो? नहीं, कोशिश की आपने? बहुत कोशिश की। ऐसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है, ठीक है। वैसे आप क्यों नहीं काम करते थे बीएसपी के लिए? मैंने बहुत प्रयास किया बीएसपी में कि हम बीएसपी के लिए मिलकर काम करें। चंद्रशेखर की लड़ाई जो है वो किस बात की? सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, रिलीजियस लड़ाई है? आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। जाती है चमार। हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही। हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है? आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा, आपकी वाइफ का नाम वंदना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक ब्राह्मण समाज जन्म में थे। जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था। ये फोटो आती एकदम जवानी, एकदम यस, कॉलेज की। हाँ, इस पे मैं बहुत ट्रोल हुआ हूँ। पहले चंद्रशेखर टीका लगाते थे, अब नहीं लगाते, बदल गए हैं। ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, बस मैं यही कह रहा था। ये तस्वीर इसलिए चर्चा के केंद्र बनती है क्योंकि चंद्रशेखर पर यह आरोप लगता है कि चंद्रशेखर संभल पहुंच जाते हैं। ठीक है। हाथरस को एकदम जोर शोर से लगा लेते हैं, शाहीन बाग में एकदम चढ़ जाते हैं, जामा मस्जिद के सामने छाती चौड़ी करके एक नेता दिखता है। लेकिन जब अयोध्या में किसी दलित बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो एक वर्ग कहता है कि यार वो भी जात देख लेते हैं कि जो दलितों पर अत्याचार कर रहा है वो हिंदू है तो आरवास लगा दो, मुसलमान है तो। ये एक एलिगेशन आप पर आता है। तो वो बेटी दलित समाज की नहीं थी, ये आप क्रॉस चेक कर लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका रिसर्च कमजोर नहीं होना चाहिए। जो आपने एजाज खान को टिकट दिया था, वो भी पार्टी की वो थी। 150 वोट उनको मिले। लोगों ने कहा 5.5 मिलियन फॉलोअर थे, 150 वोट। मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था, या इस देश में रात पूरी हो जाएगी? माफी चाहता हूं, आपके पॉडकास्ट के अनुभव के बीच में आ गया, लेकिन मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि आप चंद्रशेखर आजाद का पॉडकास्ट क्यों देखिए। दलित समुदाय के मुद्दों की राजनीति कर संसद तक पहुंचने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की पूरी कहानी इस पॉडकास्ट में आपको दिखाई पड़ेगी। बागी युवा से मंझे हुए राजनेता तक का सफर जो है वो आपको समझने का मौका मिलेगा। रावण से आजाद बनने की कहानी, क्या उनका असली नाम रावण है? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर वायरल होती हैं, उनके पीछे की कहानी। चंद्रशेखर आजाद जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे क्या उनकी सोच है, चंद्रशेखर की आइडियोलॉजी क्या है। चंद्रशेखर आजाद को अगर आपको समझना है तो आपको यह पॉडकास्ट देखना होगा। जरूर देखिएगा और हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी ताकत होगी जो हमें हौसला देगी। और हम चाहते हैं कि आपका हमारा साथ बना रहे ताकि भविष्य में ऐसे और दिग्गज पर्सनालिटियों को हम आपके पास लाते रहे और उनसे हर तीखे और सीधे सवाल पूछते रहे। बाकी जाइए, एंजॉय कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका अनुभव इस पॉडकास्ट का बहुत अच्छा रहेगा। क्रिकेट खेलते हो आप? खेलता हूँ। बैटिंग या बॉलिंग? बहुत। ज्यादा क्या पसंद है? बैटिंग। कैसी गेंदें पसंद है? शुरू में टफ पसंद है, यॉर्कर, या मजा आता है कुछ हल्की गेंदों पे छक्का चौका मारने में शुरू में? तयशुदा करके क्रिकेट नहीं खेलता मैं। पहली गेंद से मारना शुरू करते हो? पहली गेंद से मारते थे, अब थोड़ा सा, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं है तो 1-2 बॉल तो देखनी पड़ती है कि बाउंस कैसा है। चलो, शुरू में हम भी थोड़ा मीठा मीठा दे देते हैं उसके बाद फिर यॉर्कर मारेंगे। ठीक। कौन है चंद्रशेखर? पॉलिटिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट है, लॉयर है, अंबेडकरवादी है, कौन है? बड़ी चर्चा रहती चारों तरफ, हर तरफ से खबरें आ रही है। इंसान है जो मानवता को धर्म मान के और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटी दी गई उनको पूरी कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये भारत के हर नागरिक को करना चाहिए। सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं है, हमारे कर्तव्य भी है। अपने देश को आगे बढ़ाना, जिनको मेरी ज़रूरत है या वास्तविकता जिनको ज़रूरत है उनको उनकी
उन तक वो चीज़ें पहुंचाना जो उनकी ज़रूरत है, और एक जो लंबे समय से जो सपने देखे थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने ऐसा देश बने, उसी को लेकर ड्यूटी कर रहा हूँ। पिताजी आपके प्रिंसिपल थे? हाँ, प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। सरकारी स्कूल में? यस। कभी पीटी उठी गए पिताजी से मैं? हाँ, बहुत बार। किस बात पे? खेलने के ऊपर। वो चाहते थे कि मैं उनके जीवन में एक इंसिडेंट हुआ, तो उससे उनके ऊपर बड़ा गहरा असर था। वो चाहते थे मैं जज बनूं। ओके, क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने किसी को पैसे दिए, जिस आदमी को दिए वो मुकर गया फिर बस। तो जब मेहनत की कमाई का पैसा होता है तो आदमी को तकलीफ होती है। फिर वो कोर्ट गए, 15 साल कोर्ट में केस चलता रहा। 15 साल बाद जज साहब ने कहा कि इसको आपस में बैठ के निपटा लो, फैसला कर लो। तो फैसले का जो अमाउंट था वो इतना कम था कि उससे 4 गुना तो मेरे फादर ने पैसा दिया था। मेरे फादर ने कहा कि ऐसे न्याय से तो फिर किसी का भला नहीं हो सकता। तो मेरे फादर चाहते थे मैं जज बनूं। उनको लगता था 15 साल एक केस में घूमने से और इतना पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं, तो जल्दी न्याय हो और उनमें भी गरीबों को न्याय मिले। तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं पढूं। तो जब मैं पढ़ाई छोड़ के खेलने जाता था। उदंड थे आप? नहीं यार, ऐसा मत करो। देखो, जब हम छोटे होते हैं, उदंड बच्चों की माँ बाप पीटते हैं। देखो ऐसा है, जो अपने बच्चों को कुछ कामयाब बनाना चाहते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरह से उसको समझाएं। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, वो चीज़ों को समझते थे। तब तक हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे, हम लोग नहीं समझते थे। आज भी अगर कोई माँ या पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, छोटे बच्चे को, तो वो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, या किसी बुरी चीज़ से रोकते हैं, गलत जगह से रोकते हैं, गलत काम से रोकते हैं, तो वो उसका बुरा नहीं चाहते हैं। सही बात है। उसमें जानकारी का अभाव होता है, उनके पास अनुभव होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ों को समझ जाए। तो समझाने के लिए कई तरीके होते हैं। पहले डांटते भी हैं, फिर डराते भी हैं, और फिर उससे भी काम चलता तो फिर पिटाई का नंबर भी आता। मुझे खूब पिटाई, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, तो वो अपने स्कूल में भी फेमस थे इस बात के लिए, पीटने के लिए। हाँ, कि बच्चे उनसे बहुत डरते थे। और उनके जाने के बाद एक लेटर मेरे पास आया। एक साइंटिस्ट है मुंबई में, वो मेरे फादर के स्टूडेंट थे। एक दिन फादर ने उनको इतना पीटा कि वो घर ना जाके हमारे गांव में वो होते हैं, कूप होते हैं, कूप बोलते हैं उनको, उसमें उपले रखते हैं। तो वो उपले वाले कूप में जाके बैठ गया, पूरी रात मिला ही नहीं। तो स्कूल के उसके जो गार्जियन थे वो पापा के पास आए कि सर बच्चा घर नहीं गया, क्या कोई बात हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसको डांटा तो, सख्ती तो की थी। तो अगले दिन सुबह ढूंढा तो उस कूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई जब फादर चले गए। तो उन्होंने लेटर लिखा था, एक पेन भेजा था पापा के लिए उस समय, पार्कर का पेन। तो फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बताया कि आपके फादर अगर मेरे ऊपर सख्ती नहीं करते तो आज मैं साइंटिस्ट नहीं होता। ब्यूटीफुल। तो ठीक है, माँ बाप की सख्ती अच्छी है। पिटाई कैसे कैसे हुई थी? जैसे हम लोग छोटे तो कई पिटाई थी। एक टीचर बीच में पेंसिल या पेन रखते थे, दबाते थे। ये स्कूल के टीचर करते थे। हाँ, एक पीछे मारते थे ताकि दिखाई ना पड़े। अच्छा। नहीं, मैंने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं स्कूल टाइमिंग में। तो उस तरह से तो ये क्लास 5-6 तक हमारे यहाँ यूज होता था। लेकिन पिताजी तो डंडे से या जिस चीज़ से पिताजी मारना चाहें, तो पिताजी बड़े सख्त थे पढ़ाई को लेके, और कोई उनका सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई को लेकर सख्त थे। उन्होंने संस्कार दिया, आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आप तो बन गए नेता, उस बिरादरी में चले गए जहाँ करप्शन सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखिए, प्रकृति ने संतुलन बनाया है। अगर सब लोग बुरे हो जाएंगे तो फिर तो सब खराब हो जाएगा। तो अच्छे भी है, बुरे भी है। एक लाइन से सबको करप्शन की बात कहना, किस फील्ड में करप्शन नहीं। अब मीडिया में कहोगे तो मैं, अब पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मीडिया में कितना करप्शन है ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है। सही बात है। तो इसलिए आप भी लोग देते हो? नहीं, हम पे तो नहीं है देने। आप, मैं झूठ आपसे कह दूं, एक खबर चलवा दो, सर्वे करवा दो, बता दो कि हम जीत रहे हैं। चुनाव के पहले माहौल बना दो, बाद में हम गए थे जहां प्रचार किया हमने, यहाँ जहां जहां हम गए वहां जीत गए। ऐसा होता है, ये आपने अच्छी जानकारी मुझे दी। तो आपके जरिए हमारे पास आया था ना, हमारे मना कर दिया था। आपके जरिए हमारे वर्कर और हमारे जो लीडर्स हैं वो देख लेंगे, समझ लेंगे कि ये सब चीजें भी राजनीति में होती हैं। हम राजनीति में नए लोग हैं, हमें राजनीति की इतनी गहराई से जानकारी नहीं है कि क्या क्या होता है। तो क्या ज्यादा मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना? लॉ की पढ़ाई की है ना,
मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था, या इस देश में दलित होना? और ये बड़ा गंभीर सवाल है। लॉ की पढ़ाई को, क्योंकि आपके पिताजी वाली बात सुनकर मुझे कहीं वो उपेक्षित और बाकी बातों का एहसास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि एक सामान्य शिक्षक की कहानी सुन रहा हूं मैं, जिसने अपने बच्चों को एक तरह से पढ़ाया लिखाया और जिसके बच्चे उसका एक ही तरह सम्मान कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, लॉ की पढ़ाई उस समय के समय बहुत कठिन थी। हम हिंदी मीडियम के लोग हैं, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि हमारी बात अंग्रेजी है। पे बहुत सी पकड़ नहीं है, सच कहने में कोई परहेज नहीं है। तो हम हिंदी मीडियम के हैं और फिर लॉ की पढ़ाई उस समय एक बड़ा सवाल था, लेकिन पिताजी चाहते थे। अब पिताजी के सम्मान की भी रक्षा करनी थी, उनकी भावनाओं की भी, तो की। रही बात राजनीति की, तो ये एक अलग अलग फील्ड है। यहाँ भारत में राजनीति में आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। रात को 2 बजे अगर कोई आपसे बात करना चाहता है और आप नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप डिस्टर्ब हैं, या आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एकदम से काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि भाई बताइए, मुझे मेरी जरूरत पे तो नहीं थे। तो राजनीति भी एक तरह का ये बड़ा कठिन दौर है। अब समझिए कि आज कुछ चीज़ हुई है और उस पर त्वरित आपको जो है रिएक्शन देना है, और आप उस समय अवेलेबल नहीं है। सोचे मैं फ्लाइट में हूँ, कोई बड़ी घटना घटी और सब लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, मैं नहीं हूँ, तो आपको इस तरह से अपना पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। और नेता को, हमारे यहाँ तो नेता कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो नायक होते हैं, नेता नहीं होते। हमारे यहाँ नायक होते हैं और नेता में भगवान ढूंढता है आदमी कि ये आ गया है, अब ये सब कुछ ठीक कर देगा। और लंबे समय से हमारे यहाँ नायक पूजा होना, डॉक्टर अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा धर्म में नायक पूजा अच्छी बात है, मुक्ति की तरफ आदमी जाता है। राजनीति में नायक पूजा तानाशाही को जन्म देती है। अभी हम अपने नेताओं को भगवान ही मानते हैं। मैं स्टडी करता हूँ दुनिया भर की पॉलिटिक्स को, कहीं 8 घंटे की ड्यूटी के आधार पर आदमी करता है तो करप्शन नहीं होता है। जब आप 24 घंटे की करते हैं तो आपको उसका अपना खर्च भी वहीं से चलाना है, बहुत कुछ वो करना है, तो फिर आदमी गलत उसमें जाता ही है, तो फिर उसके आपको रास्ते बनाने तो पड़ते जो हैं। मैंने आपकी तस्वीर देखी, जिसमें एक तस्वीर थी कि अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है, उनको माल्यार्पण है, और आप भी, ऐसा लग रहा था कि भगवान की जगह रख दिया गया और आप पूजा कर रहे हो। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के स्थान को, हाँ। मेरे पिछले चीज़ों का जवाब मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिया है, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद कोई और नहीं कर पाता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के अवसर नहीं होते। और ये देने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा है। उनके 4-4 बच्चे इस लड़ाई में जो है, इस जंग में चले गए, उन्होंने अपनी पत्नी भी खो दी, और किस तरह की परिस्थितियों में, पढ़ना चाहिए देश को डॉक्टर अंबेडकर को। 22-22 घंटे जाग के उन्होंने जो है ये इतना सब कुछ स्ट्रक्चर जो है महिलाओं के लिए, कमजोर वर्गों के लिए बनाया है, ये आसान काम नहीं था। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को हम उसी तरह नमन करते हैं जिस तरह मुक्तिदाता को नमन किया जाता है। मैंने कांग्रेस से कई नेताओं से बातचीत की आपके आने के पहले। मैं एक सेकंड लास्ट वाला वो कर दूं। आपने कहा दलित होना, तो भारत में जाति व्यवस्था है और यहाँ पैदा होते आदमी उच्च हो जाता है और पैदा होता ही नीच हो जाता है। यहाँ कर्म प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान देश है। यहाँ जाति व्यवस्था, उससे पहले वर्ण व्यवस्था, ये इसका प्रिविलेज भी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब हम पे किसी का कोई जोड़ नहीं चलता तो वो फिर यही कहता कि आपको तो ये मिलता है वो मिलता है। ये आसान है आपकी किसी की काबिलियत को सिर्फ उसकी जाति के आधार पे उसको डैमेज करना, उसके करेक्टर को, उसके चरित्र को, ये आसान है। और क्या सहता है वो, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज की घटना के आधार पे मैं बता सकता हूँ। मैं आज बागपत गया था, जितेंद्र नाम के लड़के ने सुसाइड किया पार्लियामेंट के सामने। हाउस चलेगा तो मैं इस पे अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि इस पे चर्चा हो, क्योंकि 2021 से उसके साथ एट्रोसिटी हुई और 2024 आ गया, उसको न्याय नहीं मिला। उल्टा उसके खिलाफ 2 मुकदमे लिख के उसको जेल भेज दिया गया। उसके पिता की पिटाई हुई। एक पिता बेटे के लिए हीरो ही होता है। सही बात है, सहमत हूँ। तो अपने पिता की पिटाई कौन देख सकता है? उसके पिता को पीटा गया, उसके पिता को न्याय मिलने की जगह उसके पिता को ही जो है दोबारा से जान से मारने की नीयत से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी गई। तो यहाँ सत्ता का जिस तरह का हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जुडिशरी में हो गया, वो बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ मैं समझता हूँ दलित होना एक लॉ की पढ़ाई करने से और एक नेता होने से ज्यादा मुश्किल है।
आदमी, मैं तो जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो जातिहीन समाज का समर्थक हूँ। अब जब ये सब चीजें चल रही थी अभी पार्लियामेंट में, तो मेरा एक ही सवाल था कि अगर सब लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष, तो मिलके, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता हूँ पार्लियामेंट में, एनिलेशन ऑफ कास्ट के रिगार्डिंग, जो बाबा साहब की किताब है, कि अब इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के सारे मेंबर इस पर सहमत होंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर भी और विपक्ष के नेता भी। तो ये बिल पास कर देना चाहिए। अब समय आ गया भारत में जाति के आधार पे ना किसी को प्रिविलेज मिले, ना किसी का अपमान हो। ये दोनों चीजें खत्म करने का समय आ गया। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर दलितों की आवाज बनने की तरफ कदम बढ़ाया। अब कई लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर ने कहा कि काशीराम जी, मायावती जी ने अच्छा काम किया, फिर एक साइडलाइन से रास्ता निकाल लिया। ठीक है। अब बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है, ठीक है, वैसे आप क्यों नहीं काम करते थे बीएसपी के लिए या काशीराम जी की जो पार्टी थी उस सोच के लिए? आपने अपनी अलग लाइन बनाई जो उनको डेंट कर रही है या बहुजन समाज के वोट को बांट रही है? आप बहुजन समाज की परिभाषा समझते हैं? हाँ। किसे कहते हैं बहुजन समाज? हर वो व्यक्ति जो उपेक्षित है। नहीं, ऐसा नहीं। उसको हम लोग शोषित वंचित समाज कह सकते हैं। बहुजन समाज एक समीकरण है जो मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया, कमजोर वर्गों के लोगों का संगठन का, जिसमें वो दलितों को जोड़ते हैं, पिछड़ों को जोड़ते हैं, आदिवासियों को जोड़ते हैं, मुसलमानों को जोड़ते हैं, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कन्वर्टेड, उनको जोड़ते हैं। और उनको जोड़ के वो ये कहते हैं कि 85% लोग हैं जो भारत में अन्याय का, अत्याचार का, जुल्म जाति का सामना कर रहे हैं और जिनके साथ रिसोर्स में भेदभाव हुआ है। और ये बात फैक्ट भी है। फैक्ट इसलिए है कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। तब देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा। उससे पहले जो भी ग्रंथ रहे हों, जिस तरह जो भी उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन रहा, उसके हिसाब से देश चलता था। उसमें बहुत सारी पाबंदियां थी जिनमें अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जिनको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो सूरत क्या थी आजादी की? 16 अगस्त 1947 को क्या बदला? सोचे, मेरी जेब में 14 तारीख को 100 रुपए थे, तो क्या 16 तारीख को मेरे रुपए बढ़ के 1000 हो गए? नहीं। सोचे 14 तारीख को मेरे पास 1 गज जमीन नहीं थी, तो 16 अगस्त को मुझे क्या मिला? क्या मेरे पास 1 बीघा जमीन आ गई? नहीं। सोचे 14 तारीख को मेरे पास रोजगार नहीं था, तो क्या 16 तारीख को मेरे पास रोजगार आ गया? सोचे 14 तारीख को मेरे पास उद्योग नहीं था, तो क्या 16 तारीख को मेरे पास उद्योग आ गया? तो आजादी के साथ जो साधन संसाधन है उनमें भी बंटवारा होना चाहिए था और एक ऐसा सभ्य समाज बनता जिसमें सामाजिक तौर के साथ साथ, संविधान ने तो सामाजिक तौर पे बराबरी की बात की है, लेकिन आर्थिक तौर पे भी एक बराबरी की का प्रयास होता, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया संविधान सौंपते हुए कि आज हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखेंगे। राजनीति, संविधान की वजह से राजनीति में वन वोट वन वैल्यूज, तो राजनीति में तो हम लोग बराबर होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी, जब तक हम लोग इसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। यही बात तो मायावती जी भी कह रही है, यही बात तो काशीराम जी भी कह रहे थे, यही बात तो आनंद भी कह रहे हैं। ठीक तो फिर ये अलग अलग क्यों? हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो। तो बाबा साहब ने अपनी लास्ट टाइम जो पार्टी बनाई, ये स्टडी का पार्ट है, उन्होंने कई पार्टियां बनाई, जैसे उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। तो उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। फिर मान्यवर काशीराम साहब क्या उनके विरोधी थे जो उन्होंने अलग से बन के बीएसपी बनाई? ये समझना पड़ेगा। आरपीआई के लोगों ने तय किया कि हम काशीराम साहब के जरिए कोई काम नहीं चाहते और हम काशीराम साहब से ज्यादा समझदार हैं या हम ज्यादा अच्छी तरह से मूवमेंट को चला सकते हैं। काशीराम बेफालतू में, बेफजूल में अपना दिमाग उलझा रहे हैं, उनको कोई अनुभव नहीं, तो इनके जरिए नहीं करेंगे। निराश होकर काशीराम साहब दिल्ली आए। दिल्ली में आके अपनी जेब से जो पैसा था उस पैसे से एमसीडी का चुनाव लड़ाया 25 सीटों पे। सबकी जमानत जब्त हो गई, हार नहीं मानी। फिर बामसेफ, DS4, डू यू नो DS4? सुना है, हाँ। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसके बैनर पे चुनाव लड़े।
फिर उसके बाद लगा कि नहीं, सिर्फ दलितों से काम नहीं चलेगा। फिर बहुजन समाज बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई, फिर 85% लोगों को जोड़ा। तो काशीराम साहब से जो उन्होंने किया वही मैंने सीखा। मैंने बहुत प्रयास किया बीएसपी में कि हम बीएसपी के लिए मिलकर काम करें। आप 2017 से पहले पता कर लेंगे, 2017 में भी इलेक्शन में आप पता कर लेंगे, मैं हाथी वाला झंडा लेके घूम रहा हूँ बीएसपी नेताओं के साथ। आप कभी आओ मेरे यहाँ पे, रिसर्च करना चाहिए हर व्यक्ति के बारे में, तो वो बता देंगे कि मैंने आखिरी समय पे बीएसपी का झंडा घर से कब उतारा। हम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। लेकिन जब अब फिर ये भी समझो, मैं आज आपके सामने स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कोई भी सामाजिक मूवमेंट तब तक आसानी से कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। आज आरएसएस को ही के पीछे से आप बीजेपी का बैक सपोर्ट हटा दो, तो आरएसएस के लोग जिस विचारधारा को लेके जाते हैं तो उनके विरोध में भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको मार पड़ेगी सड़क पे, उन पर मुकदमे होंगे। जहां उनके विरोधी विचारधारा के लोग उनको भेज देंगे जेल, कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग जेल में सड़ जाएंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जब भीम आर्मी के लोग यही काम कर रहे थे जो आप चाहते थे, जो आपने कहा, तो जब ये सवाल पूछा गया आप ही के हितैषी लोगों ने मैं उसको वो कर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अब मैं आप में उन्हीं का जवाब दूंगा ना।